अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमारा एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, जिसमें हम टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे, उनके मैग्नीफाइंग पावर्स के फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और अगर थोड़ा मौका मिला तो हम वे ऑप्टिक्स का भी थोड़ा सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो बड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसकी लेबल डायग्राम वगैरह बनाइए और फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के लिए। राइट, तो ये चीज आज हमने डिस्कस करना है यहां पे। तो सबसे पहली बात, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेसिकली माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप से आप टाइनी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हम नहीं पढ़ रहे, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, फिर हम उनको इजीली देख पाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो लेंसेज आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द टू लेंसेज। पहला वाला, ये वाला लेंस जो होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड लेंस इज कॉल्ड एज आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में छोटा होता है बिकॉज लार्ज एरिया से लाइट को कैटर नहीं करना होता है। चूंकि इसका माइन्यूट ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो कम एरिया से हम लाइट को कैटर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसका एपर्चर यानी साइज बड़ा नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है, इसकी फोकल लेंथ भी कम होती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ये दूसरा वाला लेंस है, ये आईपीएस लेंस है, इसका साइज भी बड़ा, फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, यहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस साइड से ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी एक इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जैसा कि अभी हम डायग्राम में देखेंगे, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। फिर उसके बाद ये आईपीएस लेंस जो है, इट एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। ये उस इमेज जो ऑलरेडी इमेज बनी है, थोड़ी बड़ी सी बनी है, उसकी हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनाता है ताकि हम माइन्यूट ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकें। तो अगर आप इसमें देखेंगे, हमने लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ टू लेंसेज टू गिव लार्ज मैग्निफिकेशन and is used to see the minute particles. The two lenses are objective lens and eyepiece lens. Objective lens is of small aperture and small focal length and faces the object. Objective lens object को face करता है, while as eyepiece lens, जो आपका eyepiece lens होता है, इसका large aperture और large focal length होती है और इसी से हम देखते हैं, हमारी आई जो होती है वो eyepiece साइड के साइड से होती है, फाइनल इमेज जो हमने देखनी है। राइट, तो इसके बाद अब हम इसका ये डायग्राम वगैरह हम अभी बनाएंगे इसका, और इसका मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे कितना क्या रहेगा। लेकिन एक बात आप जहन में रखिए, ये जो हम टॉपिक अब मैग्नीफाइंग पावर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन अगर आराम से अच्छे से अगर आप पेन उठाएंगे, नोटबुक उठाएंगे, अच्छे से लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसका मैग्नीफाइंग पावर और पूरी लेबल डायग्राम हम देखेंगे कैसी बनती है। देखिए, फिर से दो लेंसेज हमने यहां पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज ऑब्वियसली आईपीएस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ओवर हियर। लेट अस सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्वियसली इसका साइज बहुत छोटा होगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट से क्या उठेगी, दो रेज आएंगी। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसकी इन्वर्टेड इमेज बनाएगा कुछ इस तरह से। एक रे हम डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, जो बेंड बिल्कुल भी नहीं होगी। ये वाली रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू हमने डाल दी, ये बेंड नहीं हुई। राइट, उसके बाद दूसरी रे हम डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, जो यहां फोकस से फिर गुजरेगी। दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फोकस से गुजर के यहां पे सपोज इन दोनों ने मीट कर लिया। सो ये पहली रिफ्रैक्टेड रे है और ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये वाली रे जहां मीट कर गई वहां पे इमेज बन गई। तो इस ऑब्जेक्ट की हमने यहां पे इमेज बनाई। ये वाली इमेज जो हमारी बन गई, ये इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सपोज इट इज ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बनाई, थोड़ी सी इससे ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी सी बड़ी आ गई। राइट, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो ये वाला हमारा आईपीएस लेंस होता है, मान लो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इस आईपीएस ऑब्जेक्ट लेंस से सपोज यूओ की दूरी पे है। ये चीजें अच्छे से लेबल कर लीजिए आप, ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। यूओ इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस
ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद जो इमेज यहां पे बन गई, सपोज वो वीओ की दूरी पे वो इमेज बन गई। So VO is the distance of the image from this objective lens. UO objective distance है, VO image distance है, right? उसके बाद हम IPS, ये बेसिकली मूवेबल लेंसेज होते हैं, हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं ताकि ये ऑलरेडी बनी हुई इमेज इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं लाई करे। मान लो इस आईपीएस लेंस का फोकस सपोज यहां इस जगह होगा, फिलहाल मैं दिखा रहा हूं ये ऑब्जेक्ट, इट इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमने आईपीएस लेंस को ऐसे सेट कर लिया ताकि ऑलरेडी बनी हुई इमेज ए डैश बी डैश जो है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए, ताकि अब इसकी इस ऑलरेडी बनी हुई इमेज की वर्चुअल इमेज बन जाए, जो कि ऐसे बनेगी। अब देख लीजिए कैसे इमेज बनेगी। एक रे डायरेक्टली हम ऑप्टिकल सेंटर से यहां से चलाएंगे जो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, दूसरी रे हम यहां से चलाएंगे। तो अगर आप देखेंगे ये दो रेज जो है ये साइड से मीट नहीं होंगी, तो इनको पीछे लाना पड़ेगा, जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर कहीं इमेज बनेगी। लेट अस सपोज ये दो ने यहां पे मीट कर लिया, इसको बैकवर्ड प्रोजेक्शन हम लेंगे। सपोज यहां और इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन यहां है। तो मान लो ये दो रेज को हम बैकवर्ड प्रोजेक्शन हमने ले लिया, तो ये दो रेज यहां मीटअप हो गई और यहां फाइनल इमेज जो आपकी बन गई, ये फाइनल इमेज आपकी बन गई, राइट। सो दिस इज फाइनल इमेज। इन्वर्टेड ऑब्वियसली बन जाती है, और अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इसकी ये इमेज जो बन गई ये बहुत बड़ी बन गई। सपोज इस इमेज का हम नाम देंगे अब A डबल डैश B डबल डैश। अब आराम से देख लीजिए, बड़ा सिंपल हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी A डैश B डैश। फिर ये लेंस आईपीएस लेंस ने इस ऑलरेडी बनी हुई इमेज की और एक इमेज बनाई, कौन सी? A डबल डैश B डबल डैश के बराबर। अब हम ये डिस्टेंस अगर हम लेंगे, देखिए ये ऑलरेडी बनी हुई इमेज जो है A डैश B डैश, ये आईपीएस लेंस से हम UE की दूरी पे रखेंगे। U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, E मीन्स आईपीएस लेंस। ऑलरेडी पहली जो इमेज थी वो आईपीएस से कितनी दूरी पे थी? UE की दूरी पे थी, राइट। अब देख लीजिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। थोड़ा डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। नाउ इफ वी टॉक ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का अगर हम जिक्र करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो होता है बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई के पास। हम समझते हैं कि ऑब्जर्वर की आई यहां पे आईपीएस के पास है। सो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड by object if placed at near point। अगर ऑब्जेक्ट को हम नियर पॉइंट पे रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करेगा। अब देख लीजिए फाइनल इमेज, इट इज एक्चुअली एंगल सबटेंड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज तो हमारी ये है, फाइनल इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है यहां आई के पास, तो यहां पे दिखाएंगे उस एंगल को हम नाम रखेंगे सपोज बीटा। फाइनल इमेज ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है, इस एंगल को हमने नाम दिया बीटा। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, इट इज दिस एंगल इज बीटा। और दूसरा एंगल जो हमें बता रहा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करेगा अगर उसको नियर पॉइंट पे रखा जाए। नियर पॉइंट आप जानते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, नॉर्मल इंसान के लिए जो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो कम से कम कितनी दूरी पे आप रखेंगे जहां से विजिबल हो ऑब्जेक्ट, उसको नियर पॉइंट कहते हैं। तो यहां पे लिख रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करेगा अगर उसको नियर पॉइंट पे रखा जाए। मान लो आई का नियर पॉइंट यहां है, तो आपको ऑब्जेक्ट को यहां लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे लाना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। अब ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करेगा आई पे, उस एंगल को हमने नाम दिया अल्फा, राइट।
आई रिपीट, आराम से देख लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। फाइनल इमेज कितना एंगल सबटेंड करेंगे आई के पास, दैट एंगल इज बीटा, डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करेगा अगर ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट असल में यहां है, लेकिन इसको मैंने आगे लाया, समझो ये नियर पॉइंट है, इसको मैं डी नाम दे रहा हूं, नियर पॉइंट डिस्टेंस डी। सपोज ऑब्जेक्ट यहां नियर पॉइंट पे रखा गया, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। तो इन्हीं एंगल्स के रेशियो को हम नाम देते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो चलिए वो देखिए कैसे अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर, कैसे अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे। सो कैन आई सिंपली राइट इट एज मैग्नीफाइंग पावर आएगा बीटा बाई अल्फा। चूंकि एंगल्स अगर हम छोटे लेंगे तो डायरेक्टली आई कैन राइट tan बीटा बाई tan अल्फा। अब आप कहेंगे सर एंगल्स कैसे छोटे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बड़ा बनाया एक्चुअली बहुत माइन्यूट है, तो ये स्मॉल एंगल सबटेंड करेंगे, सारे एंगल स्मॉल होंगे। सो tan बीटा बाई tan अल्फा। अब देख लीजिए tan बीटा कितना होगा, tan अल्फा कितना होगा। अगर हम tan बीटा देखेंगे ये वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल अगर आपको जो दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, tan बीटा होगा, हम ये भी लिख सकते हैं a डैश b डैश बाई ये डिस्टेंस। बट हम ये भी लिख सकते हैं, ये एक ही तो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसी में से निकला ये ट्राइंगल। तो tan बीटा हम लिख सकते हैं a डैश b डैश बाई ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस। सो tan बीटा आएगा a डैश b डैश बाई UE। सो tan बीटा इज a dash b dash divided by UE. UE is the objective length divided by tan alpha. अगर आप tan alpha देखेंगे ट्राइंगल बन रहा है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट होगी यानी AB, ऑब्जेक्ट हाइट सेम टू सेम है, तो ये वाला साइड आएगा AB। सो आई कैन सिंपली राइट AB डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो नियर पॉइंट डिस्टेंस है। सो कैन आई सिंपली राइट इट इज D। ऑब्वियसली आई कैन राइट इट इज D। तो आपका यहां पे जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा दैट इज सिंपली इक्वल a डैश b डैश बाई UE इंटू D बाई AB के बराबर। फिलहाल अच्छे से चीजों को समझ लो आराम से। सो ये मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ गया। सपोज इक्वेशन नंबर 1 हम इसको फिलहाल नाम देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या होना है, देखिए चीजों को कैसे अब समझेंगे। अब ये a डैश b डैश को थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे, a डैश b डैश को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये a डैश b डैश जो मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो ये वाला लेंस जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन जो होता है, क्योंकि आप जानते हैं फॉर दिस ऑब्जेक्टिव लेंस सो ऑब्जेक्टिव लेंस के अगर हम लिए लिखेंगे, मैं लिखूंगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बराबर, वो होता है बता इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आप जानते ही होंगे, ये सिंपली एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, मैग्निफिकेशन होगा इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस इज VO डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज UO, है कि नहीं। और इसी को मैं रख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज? अगर हम देखेंगे हाइट ऑफ इमेज क्या है, शाबाश, a dash b dash divided by height of object and that is nothing but AB। तो अगर हम a dash b dash का वैल्यू यहां से निकाल लें तो क्या मिलेगा, VO by UO into AB is equal to a dash b dash, राइट। तो ये a dash b dash का वैल्यू अब हम इसमें डालेंगे तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। तो अगर मैं लिखूंगा पुट a dash b dash in इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको भी रिवाइज भी कर लेंगे, पहले चीज को अच्छे से समझो करना कैसे, कैसे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा आएगा, नाउ दिस कम्स इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर आएगा बराबर a डैश b डैश के वैल्यू, ये वैल्यू हम लिखेंगे यानी VO बाई UO इंटू AB। ये a डैश b डैश का वैल्यू आया, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है UE इंटू साथ में क्या आएगा D बाई AB। AB विल कैंसिल आउट, मैग्नीफाइंग पावर आएगा VO बाई UO इंटू D बाई UE के बराबर। सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है, कहानी इतनी ही नहीं है, कहानी अभी थोड़ी और भी है, लेकिन पहले यहां तक आपको देखना है कि आपको आएगा लिखना, यहां तक ही नहीं आएगा। तो सिंपली व्हाट आई हैव टू राइट, मैं सिंपली लिखूंगा मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। फाइनल इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं यानी बीटा,
डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अगर उसको नियर पॉइंट पे रखा जाए, तो ये नियर पॉइंट डिस्टेंस है डी, सो दैट एंगल इज अल्फा। सो मैग्नीफाइंग पावर आएगा tan बीटा बाई tan अल्फा। सो tan बीटा का वैल्यू हम दिखेंगे वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, वो चीजें हमने लिख ली। यहां a डैश b डैश आया, इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? a डैश b डैश को सबस्टिट्यूट हमें करना है कुछ और वैल्यू, तो a डैश b डैश के लिए हमने क्या लिया? मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और मैग्नीफाइंग पावर होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी और वही होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, a डैश b डैश का वैल्यू यहां से हमें निकला, a डैश b डैश का वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए, मैग्नीफाई ये कटेगा, मैग्नीफाइंग पावर आएगा vo बाई यूओ इंटू डी बाई यूई के बराबर। अब यूजुअली हम कहते हैं कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, तो हमें यहां पे माइनस साइन भी डालना चाहिए था, माइनस साइन भी आना चाहिए था। हमने कन्वेंशन नहीं लिया, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो अब यहां पे माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, राइट। अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, दो इंपॉर्टेंट केस आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला केस, जब फाइनल इमेज, ये वाली इमेज जो है, अगर ये बनेगी नियर पॉइंट पे, और दूसरा केस अगर ये फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने पड़ेंगे दोनों केसेस, इसलिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं। सो यू हैव टू केसेस, वन इज ए फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट एंड सेकंड इज ए फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। तो वो दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, बस दो चार मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला केस जो हमारा है, फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। अगर आप आईपीएस लेंस को ऐसे सेट करोगे कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, तो फाइनल इमेज जब नियर पॉइंट पे आएगी, जब फाइनल इमेज आपकी नियर पॉइंट पे आएगी, सो हम सिंपली ऐसा कर लेंगे, चलिए फाइनल इमेज जब नियर पॉइंट पे बनेगी, जो फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, तो ऑब्वियसली अगर हम फिर से यहां पे मैं एक बार दिखाऊंगा, ये वाला सीन अगर हम देखें, अब फाइनल इमेज मान लो आपको नियर पॉइंट पे बनी है, डी पे बनी है, तो अगर हम इसके लिए आईपीएस लेंस के लिए मैं लेंस फॉर्मूला यूज कर लूंगा आईपीएस लेंस के लिए, राइट। आईपीएस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई और इमेज डिस्टेंस आपकी बनेगी क्या? वी डी, बिकॉज फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन गई। साइन कन्वेंशन के साथ अभी चलना पड़ेगा। देखिए, तो आईपीएस के लिए मैं लिखूंगा, फॉर आईपीएस के लिए हमारा आएगा 1/FE इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब चूंकि आईपीएस लेंस का जिक्र है तो मैं VEE सार डाल रहा हूं, ये आईपीएस लेंस का जिक्र हो रहा है। सो अगर हम देखेंगे नाउ व्हाट इज 1/FE इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इमेज कहां बनानी है? नियर पॉइंट पे बनानी है, और इस साइड से बनानी है, लाइट ऐसे चल रही है, हमें उसके ऑपोजिट आना है, तो इस साइड से आपकी इमेज बननी है फाइनल इमेज, और कहां पे बननी है? डी पे बननी है, एक्चुअली माइनस डी पे बननी है, बिकॉज लाइट के ऑपोजिट चलना है। सो फाइनल इमेज बनेगी आपकी V के बदले आप लिखेंगे -1/D, -1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, है ना, लाइट बिकॉज यहां से आ रही है। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ऐसे आ रही है, हमें ऐसे चलना है, तो U भी नेगेटिव लेंगे ना, तो दोनों अभी साइन कन्वेंशन के साथ चलना पड़ेगा यहां पे। सो UE के बदले अब हम लिखेंगे -UE, राइट। सो व्हाट वी फाइंड 1/FE इज इक्वल टू -1/D प्लस 1/UE। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? अगर हम देखें, मैं 1/UE का वैल्यू निकालूंगा, वो किसके बराबर आएगा? 1/FE प्लस 1/D आएगा 1/UE का वैल्यू, बिकॉज मुझे मैग्निफिकेशन वाली फॉर्मूला में 1/UE चाहिए, 1/UE मुझे चाहिए, और 1/UE का वैल्यू मैंने निकाला, तो फाइनली हमें क्या आएगा? सो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आएगा? -VO/UO। सो मैग्नीफाइंग पावर, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर आएगा -VO/UO इंटू, फिर हमें क्या आया था पीछे अगर हम देखेंगे, फिर हमें आया था D/UE। डी में ऐसे ही लिखूंगा, 1/UE का वैल्यू हम पुट करेंगे, राइट। सो D/D ऐसे ही लिखेंगे, और 1/UE का वैल्यू ये आएगा 1/FE
प्लस 1/d। ठीक है, तो बस हो गया काम खत्म। सो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा मिलेगा दैट विल बी माइनस VO/UO। डी अगर अंदर लेंगे बनेगा d/fe, और डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1 प्लस d/fe। सो 1 प्लस d/fe। So this is the magnifying power of the compound microscope when final image is formed at near point। ठीक है, इसी तरह से दूसरा केस जो हमारा बनेगा when final image is formed at, जब फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। वो इससे बड़ा आसान है, लेकिन ये वाला केस आपको समझ आया होगा। हम कहते हैं कि जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, यानी इमेज डिस्टेंस आप लेंगे बराबर -d और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप -UE लेंगे, यहां से -1/UE का वैल्यू आप निकालेंगे, 1/UE का वैल्यू, फिर पीछे जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला जो हमने डिराइव की थी उसमें 1/UE का वैल्यू डाल के आपको मैग्नीफाइंग पावर आएगा। और ये जो है ना, ये इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट। जब इमेज नियर पॉइंट पे जब इमेज बनेगी तो हमारी आईज जो होगी वो स्ट्रेनड होगी, हमें आईज में स्ट्रेन डालना पड़ेगा ताकि हम वो इमेज को देख पाए। तो कभी कभार हमें पूछा जाता है ये स्ट्रेनड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर होता है, स्ट्रेनड आई के लिए। अच्छा, इसी तरह से जब फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसका उसको हम यहां पे इसको हम कहते हैं रिलैक्सड आई। जब हमें इन्फिनिटी पे इमेज देखनी होगी हमारी आईज रिलैक्स होनी चाहिए। सो रिलैक्सड आई भी हम इसको कहते हैं, रिलैक्सड आई जब होगी, या हम इसका दूसरा नाम देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड का मतलब होता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाना। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड हम इसको कहते हैं। अब देखिए यहां भी क्या होगा, अब बताइए, फिर से मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो फिर से हमारे आईपीस की फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 1/fe किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/UE के बराबर। सो अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी है तो v इन्फिनिटी आएगा। सो व्हाट वी राइट, 1/fe आएगा बराबर 1/ माइनस इन्फिनिटी में इनफैक्ट बननी है। सो 1/ माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/UE हम फिर से नेगेटिव लेंगे जैसे अभी इससे पहले में हमने लिया था बिकॉज ऑफ कन्वेंशन। सो 1/fe किसके बराबर आएगा, ये 1/इन्फिनिटी 0 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, सो 1/UE के बराबर। सो 1/UE के बदले आप लिखेंगे 1/fe। तो फिर से पीछे वाली फॉर्मूला बराबर यही थी, ये वाली 1/UE के बदले 1/fe डालना, देख लीजिए ये फॉर्मूला है। ये वैल्यूज वही लिखेंगे, VO UO वही लिखेंगे, D भी वही लिखेंगे, बस 1/UE का वैल्यू अब हमने वैल्यू डालना है। और 1/UE का वैल्यू हमारा क्या आया है, 1/UE का वैल्यू हमारा आया 1/fe। तो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा आएगा दैट इज सिंपली माइनस VO/UO इंटू D। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, 1/UE के बदले 1/fe। सो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस VO/UO into D/fe. So this is the magnifying power when the final image is formed at infinity. तो ये आपकी फॉर्मूला डिराइव हुई किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो एक छोटा सा रिवीजन इसका ले लेंगे ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। देख लीजिए हमारे पास फिर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें कितने लेंसेज होते हैं, 2 लेंसेज होते हैं। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड लेंस इज आईपीएस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है, फोकल लेंथ भी कम होती है। आईपीएस लेंस का साइज बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस पहले इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ऐसे ऐसे जो अभी हमने देखा। फिर आईपीएस लेंस इसकी भी बड़ी इमेज बनाता है यहां पे, राइट, जो कि हमने नेक्स्ट टॉपिक में सीखा यहां पे। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है एट द आई, डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, राइट। तो जैसा कि हमने यहां देखा, सो मैग्नीफाइंग पावर आएगा बीटा बाय अल्फा यानी tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी a डैश b डैश बाय UE, और tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बाय D। तो वैल्यूज पुट करके यहां पे एक फॉर्मूला आई, a डैश b डैश को कैसे हम पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहे हैं, इसका मैग्निफिकेशन। सो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज a डैश b डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज AB। तो यहां से a डैश b डैश का वैल्यू हमने निकाला, वो फिर हमने इसमें पुट करना है, वहां से मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला ये आई।
और उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट केसेस सीख लिए। पहला केस हमने ये सीखा कि जब फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे, और जब फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, वहां क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, वहां पे बस ये 1/UE का वैल्यू हमें डालना पड़ेगा। डीएसई रखेंगे 1/UE का वैल्यू, वो कहां से आएगा, लेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। और किस लेंस के लिए, आईपीस के लिए। तो यहां पे हमने ऐसे कर लिया ये। सो फाइनल इमेज जब बनेगी नियर पॉइंट पे, हम आईपीस के लिए हमने लेंस फॉर्मूला यूज की। चूंकि इमेज बन रही है नियर पॉइंट पे, तो वी के बदले हमने -d लिखा और u के बदले -u हमने लिखा। चूंकि ये e रिप्रेजेंट कर रहा है, हम आईपीस लेंस के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। सो 1/UE का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, 1/UE का वैल्यू। फिर पीछे वाली जो हमने मेरा मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूला डिराइव की थी, वहां पे 1/UE का वैल्यू डाल के मैग्नीफाइंग पावर निकला। और राइट नाउ ऐसे ही अगर फाइनल इमेज आपकी बनेगी इन्फिनिटी पे, तो उस टाइम पे भी आपको यही फॉर्मूला यूज करनी है, बट v के बदले -∞ लिखना है। तो 1/-∞ 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/UE आएगा। 1/UE के बदले 1/FE डालना है पीछे वाली फॉर्मूला में, तो वहां से आपको मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कभी कभार हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब होता है दो लेंसेज के बीच में दूरी कितनी है। सो अगर हम देखेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब भी मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। ट्यूब की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ ट्यूब की लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। सो लेंथ ऑफ ट्यूब जो हमारा आएगा, अगर हम देखेंगे पीछे वाली डायग्राम में फिर से एक बार, ट्यूब की लेंथ होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस है VO, यहां से यहां तक है VO, और ये डिस्टेंस है UE, यानी VO प्लस UE। दिस इज ट्यूब लेंथ। सो ट्यूब लेंथ इज VO प्लस UE, VO प्लस UE। अब कभी कभार हम क्या करते हैं, हम यूजुअली कहते हैं, बात को समझे, हम कहते हैं जो ऑलरेडी हमारी इमेज बनी है, जो VO है वो आईपीस लेंस के बहुत नजदीक है। यानी ऐसे डायग्राम में फिर से एक बार देखेंगे। पहले हम मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूलाज यहां पे लिखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर आया था -VO/UO 1 + d/FE। दिस इज जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, और मैग्नीफाइंग पावर होता है -VO/UO × d/FE। ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास आ गई। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, कभी कभार हम कहते हैं, देखिए हम क्या कहते हैं, हम कभी कभार एज्यूम करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली इमेज जो है, या VO जो है, VO इसके बहुत नजदीक है, तो VO के बदले मतलब ये वाली इमेज इसके बहुत करीब बनी होगी। अगर ये वाली इमेज इसके करीब बनी होगी, तो लेंथ ऑफ ट्यूब डायरेक्टली VO होगा। तो ट्यूब की लेंथ जो है, हम डायरेक्टली VO जो है वो ट्यूब की लेंथ ऑब्वियसली बन जाएगी। तो VO के बदले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब। और ये UO जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम एज्यूम करते हैं कि ये फोकस के नजदीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के पास है, FO। सो कैन आई सिंपली राइट UO के बदले FO लिखेंगे और VO के बदले L लिखेंगे। ठीक है, तो UO के बदले आप FO लिखोगे। सो मैग्नीफाइंग पावर में ऐसे भी आ जाता है, हम डायरेक्टली लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर जाएगा -VO के बदले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब, UO के बदले फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और साथ में क्या आएगा 1 + d/FE। इसी तरह से मैग्नीफाइंग पावर जो होगा VO के बदले L, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बदले फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, और साथ में क्या आएगा d/FE। तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट। राइट तो ये इस पे क्वेश्चन वगैरह भी फिर आ जाते हैं, लेकिन ये हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारा होता है, इसका मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होता है। तो आई होप कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहां तक लिखेंगे ये भी चलेगा, तो बस हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद अब हमारे पास अगला, अच्छा और एक बात, मैग्नीफाइंग पावर कैसे हम ज्यादा रख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कब ज्यादा होगा। अगर आप देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर कब ज्यादा हो, जब इनकी फोकल लेंथ कम होगी। जब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस कम होगा, उस टाइम पे मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। राइट ओके अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा आता है, इट इज एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या चीज है? टेलीस्कोप होता है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, आप जानते होंगे, इससे आप दूर की चीजें देखते हैं।
जो चीज़ें हमारे से बहुत दूर हैं, जो हमारे पास बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स है, या अगर हम लें हेवनली बॉडीज़ अगर हम लेंगे वो बहुत ज़्यादा दूर है, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। सो उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका भी मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। बराबर ऐसे ही तो आराम से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। इसमें भी दो लेंसेज होते हैं, लेकिन उसका उल्टा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था। इसको यहां पे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्वियसली दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्ट को फेस करेगा, एंड दिस इज आईपीस लेंस, ये वाला आईपीस लेंस होगा, राइट। लेकिन अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा है और आईपीस लेंस का साइज छोटा है, और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है। इसका साइज बड़ा क्यों है, क्योंकि बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट हमें देखना है, तो वहां से ज्यादा लाइट कैटर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइट, ताकि उसकी ब्राइट इमेज बन जाए। सो टू कैटर द लार्ज अमाउंट ऑफ द लाइट हम इसको रख लेते हैं, इसका साइज अपर्चर बड़ा हम रख लेते हैं, राइट। अब देख लीजिए क्या होगा, जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज बनाएंगी इमेज, तो ये वाली पहले ये वाला लेंस पहले इमेज बनाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे वो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए ऑलरेडी इमेज बनाई गई है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, एंड दिस इज नथिंग बट आईपीएस लेंस। अब देखिए यहां पे क्या होना है, लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर डायरेक्टली सीधे यहां चली आएगी, ये बेंड होके यहां चली आई, तो यहां पे हमारी इमेज बन गई। सो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड ओवर हियर। सो सपोज इसका नाम है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट पता नहीं इन्फिनिटी पे है, छोटे साइज का ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट बड़ा साइज है, लेकिन यहां से हमें दिखता है छोटा, तो बहुत दूर है। तो वहां से लाइट रेज आई, वो कन्वर्ज होकर यहां पे इमेज बन गई, दूर वाली ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन गई, ए डैश बी डैश। अब हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं ताकि ये लेंस इसकी वर्चुअल इमेज बनाए, और होता भी ऐसा ही है। अगर हम देखेंगे यहां, देख ले, एक रे डायरेक्टली ऐसे चली जाएगी और दूसरी रे यहां से आएगी और यहां चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेज यहां से तो नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे लेना पड़ेगा, यहां, और इसको भी ऐसे पीछे लेना पड़ेगा। सो यहां पे हमारी फाइनल इमेज बन गई है। सो दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। यहां पे भी बराबर दो लेंसेज हैं, लेकिन एक बात आप देख लीजिए, यहां इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, और हमें पता है जब इन्फिनिटी से लाइट आएगी ऑब्वियसली उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। सो अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, दिस विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थोड़ा सिंपल है, इजी है समझना। सो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, फोकस पे इमेज बनेगी, बिकॉज इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है। अच्छा, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए एक्ट हुआ ऑब्जेक्ट, और इस लेंस ने इस ऑलरेडी बनी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई यहां पे, राइट। तो ये फाइनल इमेज है। लेट अस सपोज इट इज ए डबल डैश बी डबल डैश। अब फिर से मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैग्नीफाइंग पावर यहां डिफाइन करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। अब देख लीजिए, इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है, कहां है वो एंगल यहां है, ये आपकी फाइनल इमेज है। तो ये वाली इमेज यहां पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, ये इमेज का एंगल है, दिस एंगल इज बीटा। और ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पे, वो यहां पे वो एंगल है अल्फा, ठीक है। आप यहां रखो या यहां रखो, ऑब्वियसली जितना यहां पे एंगल बनेगा ऑब्वियसली यहां भी उतना ही एंगल बनेगा ना, तो इस एंगल को आप अल्फा नाम देंगे। सो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई, एंड दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। यानी जो मैग्नीफाइंग पावर हमारा आएगा, दैट इज सिंपली बीटा बाय अल्फा, और स्मॉल एंगल्स के लिए tan बीटा बाई tan अल्फा, ठीक है।
अब आप ही बताइए tan बीटा कितना होगा और tan अल्फा कितना होगा। तो सबसे पहले ये वाले डिस्टेंस जो हम रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट, या अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, इसको हम यूई नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस, राइट। अब आप ही बताइए tan बीटा कितना होगा। tan बीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? a डैश b डैश। सो कैन आई सिंपली राइट a डैश b डैश डिवाइड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस क्या है? बेस है यूई, बेस इज यूई, बेस है यूई डिवाइड बाई, नाउ व्हाट इज tan अल्फा? अगर हम लेंगे ये अल्फा, ये भी तो ऑब्वियसली अल्फा ही होगा ना। सो tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? a डैश b डैश। एंड व्हाट इज बेस? एक्चुअली बेस है ये वाले डिस्टेंस, बट ये तो FO है ना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सो FO लिखेंगे यहां पे। सो इट इज सिंपली FO, a डैश b डैश, a डैश b डैश विल कैंसल आउट। सो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा आएगा, इट इज FO बाई UE। अगर आप कन्वेंशन के साथ चलेंगे, UE नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना पड़ेगा उसके लिए, तो माइनस साइन भी आप इंट्रोड्यूस यहां पे कर सकते हैं। सो दिस इज मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बड़ा सिंपल है, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर से। इन्फिनिटी से लाइट रेज आई, वो यहां पे इसने इमेज बनाई, और ऑब्वियसली ये फोकस होगा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, बिकॉज इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। अब ये ऑलरेडी बनी हुई इमेज इसके लिए इमेज बनेगी, और ये इस इमेज की हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा यहां पे, a डबल डैश b डबल डैश। सो ये फाइनल इमेज है। अब फाइनल इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? बीटा। ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा। तो tan बीटा बाई tan अल्फा इज द मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। सो tan बीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी a डैश b डैश बाई UE, और tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी a डैश b डैश बाई FO। कैंसिलेशन कर लो, मैग्निफिकेशन आता है, मैग्नीफाइंग पावर आता है माइनस FO बाई UE। अब यहां पे भी दो केसेस बनेंगे, बराबर वही के वही, सेम टू सेम, और लेंस फॉर्मूला आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि 1/UE का वैल्यू निकाले, बराबर सेम टू सेम। सो दो मोड्स बनेंगे, जब फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे और जब फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। चलिए दोनों मोड्स डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर वन, when final image is formed at near point, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, जिसको हमने अभी अभी नाम दिया, उस टाइम पे आई जो होगी वो स्ट्रेनड होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फिर से आई पीस के लिए हम यूज करेंगे 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। अब इमेज बन रही है नियर पॉइंट पे, तो V के बदले क्या लिखेंगे? -D, जैसे कि अभी किया था। सो 1/FE जो आएगा दैट इज सिंपली 1/-D, माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, -UE। तो 1/UE का वैल्यू क्या आएगा? 1/FE, और ये इधर चला जाएगा प्लस 1/D, दैट इज इक्वल टू 1/UE। अब 1/UE का वैल्यू अभी अभी जो हमने मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला डिराइव की थी, जो ये वाली फॉर्मूला है, -FO/UE। सो -FO/UE मैग्निफिकेशन चूंकि बराबर है -FO/UE, डाल दीजिए UE का वैल्यू। सो व्हाट विल वी गेट? वी गेट M इज इक्वल टू -FO। 1/UE के बदले क्या लिखेंगे? 1/FE प्लस 1/D, राइट। तो आज डेरिवेशन चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती हैं। अब देख लीजिए हम यहां पे क्या करेंगे। अब अगर FE कॉमन निकालेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आएगा -FO/FE। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 1 + FE/D, है ना। हमने क्या किया? हमने FE कॉमन निकाला। तो अगर FE वापस अंदर ले जाएंगे, बनेगा 1/FE, और FE कटेगा, वापस ऊपर आएगा। सो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, -FO/FE 1 + FE/D व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अब जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तब आप ही बताओ क्या करोगे? यही फॉर्मूला तो फिर से यूज करेंगे ना, लेकिन V इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1/UE 1/FE के बराबर आएगा। तो दूसरा केस जो हमारा है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, जिसको आप नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड भी कहते हो।
सो नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में अब फिर से आईपीएस के लिए यूज करेंगे 1/FE इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/UE। सो 1/FE आएगा बराबर 1/इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी माइनस 1/-UE। तो बताइए दोस्तों 1/FE किसके बराबर आएगा? 1/UE। सो 1/UE का वैल्यू इसमें फिर से डाल के आपको जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला ये वाली है, इसमें 1/UE का वैल्यू आप डाल दीजिए। सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू, दैट इज -FO इंटू, शाबाश, 1/UE के बदले क्या लिखे? 1/UE के बदले 1/FE। सो FO/FE। सो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज इक्वल टू -FO/FE। सो ये आपके टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर भी डिस्कस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप हमने पढ़ाया बराबर अच्छे बड़े सिंपल है। थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस आपको जरूरी और आज ही करनी पड़ेगी। इनको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से, जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव की, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तब जाके चीज़ें आसान हो जाएगी। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट का टेलीस्कोप। फिर से एक बार अगर हम व्यू देखेंगे इसका, टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीएस लेंस। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा, फोकल लेंथ कम। उसके बाद ये बनाता है यहाँ पे इमेज जो कि फोकस था, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर इसने इसकी इमेज बनाई, कहीं यहाँ पे बड़ी इमेज बन गई। और जब हमने मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन किया, यहां मैग्नीफाइंग पावर आया था tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो उनको कैंसिलेशन करके ये फॉर्मूला हमने यहां पे लिख ली। उसके बाद दो केसेस बने, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनी और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी। 1/UE का वैल्यू हमने लेंस फॉर्मूला से डिराइव किया, यानी कुछ ऐसे लेंस फॉर्मूला हमने यूज की। जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, V का वैल्यू -D डालेंगे, UE का वैल्यू -UE डालेंगे, 1/UE का वैल्यू आएगा। फिर मैग्निफिकेशन वाली फॉर्मूला में हम ये पुट करेंगे 1/UE का वैल्यू, तो ये आया मैग्निफिकेशन। और जब फाइनल इमेज हमारी बनी इन्फिनिटी पे, वहां पे V के बदले हमने इन्फिनिटी डाला, 1/FE आया 1/UE के बराबर। 1/UE का वैल्यू फिर से इसमें पुट करके आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेलीस्कोप। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो गए। अब हम वेव ऑप्टिक्स की ओर जाएंगे, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो चलिए डायरेक्टली हम आते हैं, अगला सवाल जो हमारा है, What is wave front and what are its various types? Wave front होता क्या है बेसिकली? Wave front अगर हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। यानी जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी पॉइंट्स, जो पॉइंट्स सेम फेज में होंगे, एक ही फेज में होंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, उस वो जो सरफेस बनती है, उस सरफेस को कहते हैं वेव फ्रंट। राइट तो सिंपल सेंसेस में अगर हम देखेंगे, मान लो आपके पास कई वेव्स हैं, ये एक वेव है, ये समझो दूसरी वेव है, ये समझो और एक वेव। आपको नहीं लगता ये वाले पॉइंट इस फेज में है? तो अगर इनको मिलाएंगे, ये लोकस ड्रॉ करेंगे, तो इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं। अब सिंपली वेव फ्रंट पे बहुत बड़ा लेक्चर हम दे सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। अब मान लो आपके पास कोई सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स होगा, लेट अस टॉक ऑफ पॉइंट सोर्स। सपोज आपके पास एक पॉइंट सोर्स, एक सोर्स है, वेव्स निकलेंगी, लाइट निकलेगी, ये लाइट डालेगा तो वेव्स निकलेंगी, तो यहां से वेव्स निकलेंगी, यहां से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी वेव्स, ऐसे निकलेंगी वेव्स। सो अगर हम देखेंगे, मान लो t = 2 सेकंड पे ये वेव जो है ये यहां तक आई होगी, यहां आई होगी, यहां आई होगी, यहां आई होगी। अगर यहां पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, उनको एकदम से वो एनर्जाइज हो जाएंगे, एकदम से एक ही साथ वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो ये वाले पार्टिकल्स जो है ये कहलाएंगे, ये फेज में हो गए। अब जब हम एक पॉइंट सोर्स लेंगे, आप देखिए कितने पार्टिकल्स, इससे इक्विडिस्टेंट पार्टिकल्स हम लेंगे, जब जितने भी पार्टिकल्स आप लेंगे वो सर्कल नहीं बनेगा, स्फीयर बनेगा। सो अगर आपके पास पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। ये एक वेव फ्रंट होगा। अगला वेव फ्रंट आप ऐसा भी बना सकते हैं, नेक्स्ट वेव फ्रंट आपका ऐसा होगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट आपका ऐसा होगा। सो वेव फ्रंट्स जो हमारे होंगे, अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, और अगर आपके पास लाइन सोर्स होगा तो उस टाइम पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, है ना, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज के लिए। तो वेव फ्रंट के हमारे सबसे पहले वेव फ्रंट अब हुआ क्या, एक सरफेस जो उन पार्टिकल्स को मिलाएंगी जो पार्टिकल्स फेज में होंगे।
ठीक है। सो अगर आपके पास पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। आप समझो एक पॉइंट सोर्स है, ये लाइट इमिट कर रहा है, ये स्फीयर इमिट कर रहा है, बॉल्स इमिट कर रहा है। और इसी तरह से अगर आपके पास लाइन सोर्स होगा, एक स्लिट होगा, वहां से जब लाइट पास होती है तो वो स्लिट लाइन सोर्स है। जब लाइन सोर्स होगा तो उस टाइम पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बन जाते हैं, राइट। तो इसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। और ये प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली कब बनता है? जब आपके पास सोर्स जो है वो शीट के फॉर्म में हो। एक शीट है जो लाइट इमिट कर रहा है, तो वहां पे उस टाइम पे जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है प्लेन वेव फ्रंट। और यूजुअली हम समझते हैं कि जो ये प्लेन वेव फ्रंट्स है ये तब बनते हैं जब सोर्स इन्फिनिटी पे होता है। असल में जो आपके पास ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अगर हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे वो भी एक्ट करेगा प्लेन वेव फ्रंट, है कि नहीं? या सिंपली कहो जब सोर्स इन्फिनिटी पे होगा वहां से जो वेव फ्रंट्स जब बनते हैं उस टाइम पे वो बनते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स बनते हैं। सो वी हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट, वी हैव सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड वी हैव प्लेन वेव फ्रंट। तो तीन तरह के वेव फ्रंट्स हमारे पास होते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो ये वाली लाइंस है ये हम रेज दिखाते हैं। रे हमेशा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होती है। सो दीज आर द रेज हियर, ये रेज है, ये जो एरोस है। और यहां पे रेज ऐसे बनाई जाएंगी, दीज विल बी द रेज, ऐसे रेज होगी। और यहां पे ये जो एरोस है ये रेज है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, रेज जो होती है दीज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, राइट। तो आज हमने ये चीजें सीख ली, वेव फ्रंट वगैरह क्या है। इसके बाद हमारा अच्छा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। स्टेटमेंट हम बोल के रखेंगे, जो लॉज एक्सप्लेन करने वो इंशाल्लाह कल की, और कल इसका आखिरी लेक्चर चलेगा तो इस स्टेटमेंट बता के मैं रखूंगा। स्टेटमेंट क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर हम कोई बेसिकली हमें देता है ज्योमेट्रिकल डिटेल्स ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ ए वेव, एक वेव कैसे ट्रैवल करते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। तो वेव ऑप्टिक्स में हम यूजुअली समझते हैं वेव जब लाइट जब चलते हैं ये वेव फ्रंट्स में चलती है। तो ये हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम अब क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल हमें बताता है, अगर हम एक वेव फ्रंट लेंगे, मान लो ये बड़ा सा वेव फ्रंट था, हमने इसका एक छोटा सा टुकड़ा अब ले लिया, सपोज ये एक वेव फ्रंट मैंने ले लिया, तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ये हाइजेंस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट का, अगर हम कोई वेव फ्रंट लेंगे उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है सोर्स। सो इसका ये जो हमने वेव फ्रंट लिया, इसका हर एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक्ट करते हैं सोर्स फॉर न्यू डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, जो बनाते हैं, अब मान लो ये सोर्स है तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, उसको वेवलेट कहेंगे उस टाइम पे। ये सोर्स अपना वेवलेट बनाएगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा। तो पहला पॉइंट ये है, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है सोर्स, जो अपने वेव फ्रंट यानी अपने छोटे छोटे वेवलेट्स बनाता है, उनको हम वेवलेट्स कहते हैं। दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ये वेवलेट्स ट्रैवल करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो ये पहला पॉइंट हो गया। जो आपके पास जो आपका मेन वेव फ्रंट होगा उसका हर एक पॉइंट एक्ट करता है सोर्स, किन के लिए? नए नए वेवलेट्स के लिए जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। और अगला पॉइंट जो है इसका वो ये है कि जो अगर हम इन्हीं वेवलेट्स को एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, इन्हीं छोटे छोटे वेव फ्रंट जिनको हम वेवलेट्स कहते हैं, जब हम इनको टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं वो हमारा अगला वेव फ्रंट बन जाता है। और फॉरवर्ड, बैकवर्ड एनवेलप नहीं है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती है लाइट। सो फॉरवर्ड एनवेलप आपको डालना, फॉरवर्ड टेंजेंशियल सरफेस आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, इसको फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। फिर ये वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करेगा सोर्स, फिर वेवलेट्स बनेंगे, फिर सरफेस ड्रॉ करेंगे, नया वेव फ्रंट बनेगा। सो लाइट ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। सो ये हाइजेंस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट होगी। अगर हम देखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। सो फॉरवर्ड एनवेलप जो हमारा होगा टचिंग टेंजेंशियली, ये फॉरवर्ड एनवेलप जो है, ये सरफेस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये आपको देगा टेंजेंशियली दी सेकेंडरी वेवलेट्स गिव द पोजीशन ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट। तो हाइजेंस प्रिंसिपल का थोड़े पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो है ये कल ही हम डिस्कस करेंगे। आज हम इंशाल्लाह इतना ही पढ़ेंगे। तो कल इसका ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर चलेगा। कल एक तो हम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और कल के लेक्चर में हम YDAC जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफ्रैक्शन वगैरह सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।